गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग मिनिमम वर्क इनपुट टू द रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेसर के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग इससे पहले पढ़ रहे थे। उसमें टू स्टेज कंप्रेशन था हमारा टॉपिक नेम, जिसमें जब हमारा प्रेशर रेशियो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है तो सिंगल स्टेज से कंप्रेस करने पर हमें काफ़ी ज़्यादा वर्क इनपुट देना पड़ता है। साथ ही वाइब्रेशन की प्रॉब्लम होती है, टॉर्क फ्लक्चुएशन होती है। तो इन सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही हम लोग मल्टी स्टेज कॉम्प्रेशन का यूज करते हैं, जिसमें से हम लोग टू स्टेज कॉम्प्रेशन के बारे में पढ़ रहे थे। तो टू स्टेज कॉम्प्रेशन में हम लोग फर्स्ट जो है एक इंटरमीडिएट प्रेशर तक हमारा लो प्रेशर सिलेंडर में कॉम्प्रेशन होती है। इसके बाद वो एक कॉम्प्रेस्ड एयर जो है उसी इंटरमीडिएट प्रेशर पर इंटरकूलिंग में इन करता है, जहां पर उसकी टेम्परेचर ड्रॉप होती है, और फिर जो है उसी इंटरमीडिएट प्रेशर पर वो हाई प्रेशर सिलेंडर में इन करता है, जहां पर उसका फर्दर कंप्रेशन होती है। और फिर जो हमारा फाइनल कंप्रेशन होता है वो डिलीवरी प्रेशर तक उसकी कंप्रेशन होती है, और फिर फाइनली हमें वो एयर एट ए डिलीवरी प्रेशर यानी P2 पर वो हमें डिलीवर होता है। तो जैसे कि हम उसके लिए वर्क इनपुट की वैल्यू निकाले थे, ये जो हमारा फॉर्मूला दिया हुआ है Wx बराबर n/n-1 P1V1 इंटू Px/P1 के पावर n-1/n प्लस P2/Px के पावर n-1/n-2। इसमें P1 क्या है, तो ये हमारा इनलेट प्रेशर यानी इसको सक्शन प्रेशर या फिर सीधे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। Px कोई हमारा एक इंटरमीडिएट प्रेशर हुआ फर्स्ट स्टेज कंप्रेशन के बाद, और P2 हमारा डिलीवरी प्रेशर हुआ। तो इसमें है क्या कि जो वेरिएबल है, जैसे कि P1 तो हमारा एटमॉस्फेरिक है, इसे हम तो बदल नहीं सकते हैं, है ना। और P2 हमारा रिक्वायरमेंट है, जितना हमें चाहिए ही चाहिए ये प्रेशर। तो अब बात आती है इंटरमीडिएट प्रेशर की। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये जो वर्क इनपुट है ये Px पर जो है ये डिपेंड कर रहा है ना। तो यानी कि इंटरमीडिएट प्रेशर की वैल्यू अब कितनी होनी चाहिए, या हम ऐसे बोलें कि जो हम इंटरमीडिएट प्रेशर ले रहे हैं जिसका वैल्यू जो है सक्शन और डिलीवरी प्रेशर के बीच में है, अब उसके में इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए कि ये जो हमारा वर्क इनपुट है वो मिनिमम हमारा हो जाए, है ना। तो जैसे कि ये इक्वेशन हम इसको 1 मान लेते हैं, और एज ए हम मैथमेटिक्स पे जाते हैं कि मैथमेटिक्स में जैसे सॉल्व करते हैं कि कोई भी इक्वेशन मैक्सिमम या मिनिमम होता है जब उसमें जो वेरिएबल होती है उसके रिस्पेक्ट में उसे डिफरेंशिएट करके जीरो कर देते हैं, है ना। तब जा कर के जो वैल्यू आता है वो उसी पे हमारा वो इक्वेशन मैक्सिमम या मिनिमम होती है। तो वही काम हम यहाँ करेंगे, चूंकि हमें यहाँ आज का जो क्लास का जो हमारा टॉपिक्स है कि हमें मिनिमम वर्क आउटपुट निकालना है। तो अगर हमें मिनिमम वर्क आउटपुट नहीं, वो मिनिमम वर्क इनपुट निकालना है, तो इसके लिए हमारा वेरिएबल यहाँ पर Px है। तो हम क्या करेंगे कि इसको जो वर्क इनपुट Wx है इसको हम लोग एज ए Px के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देंगे, है ना। तो जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं कि फ्रॉम फिगर शेडेड एरिया शोज वर्क सेविंग इन टू स्टेज कॉम्प्रेशन, द इंटरमीडिएट प्रेशर हैज एन ऑप्टिमम वैल्यू। उसकी एक ऑप्टिमम वैल्यू होना चाहिए ताकि कंप्रेशन वर्क जो है वो मिनिमम हो जाए। तो मिनिमम वर्क इनपुट के लिए Dwx/dpx ये हमारा वेरिएबल है। तो इसके रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करके इस इक्वेशन को जीरो कर देते हैं, है ना। तो अब यहाँ से आते हैं कि जीरो के बराबर करते हैं। तो अब देखो ये n/n-1 ये एक कांस्टेंट टर्म है। P1V1 ये भी एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है। Px जो है इस टर्म में अवेलेबल है, और Px जो है फिर इस टर्म में अवेलेबल है, और फिर ये हमारा कांस्टेंट टर्म है ना। तो जो डिफ्रेंसिएशन में होता क्या है कि जो कांस्टेंट टर्म होती है वो बाहर आ जाता है।
तो यहाँ पर n बाई n माइनस वन, ये तो हम इक्वेशन लिख दिए हैं कि इसको हम dpx के यानी wx के वैल्यू को हम यहाँ रख दिए हैं, इसको dpx के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके यहाँ पर 0 के बराबर कर दिए। तो अब होगा क्या कि ये जो टर्म है ये पूरा का पूरा क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कांस्टेंट हमारा क्या होगा, ये इस डिफरेंशिएशन जो हमारा जो टर्म्स है उससे ये बाहर आ जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट टर्म बाहर हो जाती है। तो ये बाहर आ जाएगा और ये इधर मल्टीप्लाई में है, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे इस साइड इक्वल टू किस साइड, तो ये 0 हो जाएगा, है ना। तो हमारा बच जाएगा बस यही टर्म, ये है ना, समझ में आ गया होगा कि ये टर्म को हम बाहर निकाल के और इसको हम उधर ले जाएंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर d बच क्या जाएगा, d बाई डी पी एक्स, और यहाँ से लेके ये टर्म हमारा बच जाएगा पी एक्स बाई पी वन के पावर n माइनस वन बाई एन प्लस पी टू बाई पी एक्स के पावर n माइनस वन बाई एन और बराबर 0। अब देखो यहाँ पर जो है पी एक्स के पावर ये पी वन, तो फिर यहाँ इसमें कांस्टेंट वैल्यू है, इसमें पी टू कांस्टेंट वैल्यू है। तो इसको हम जैसे कि x के पावर n का हम लोग डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो ये इस डिफ्रेंशिएशन जो इसका फॉर्मूला होता है कि जो x के पावर अगर n हो तो ये n हमारा साइड में आ जाता है पहले, और इस x के पावर फिर क्या हो जाता है, n माइनस वन आ जाता है। यही हमारा डिफ्रेंशिएशन होता है किसका, x के पावर n का। तो यहाँ से पहले ये जो पावर है ये हमारा आ जाएगा बगल में, तो ये P1 एक कांस्टेंट टर्म है, तो P1 के पावर में भी ये है, चूंकि ये पूरा ब्रैकेट है तो इसका ब्रैकेट का मतलब हो गया कि ऊपर और नीचे ये दोनों के पावर में ये वैल्यू दोनों के पावर में है। तो 1/P1 के पावर n माइनस वन बाई एन ये बाहर आ जाएगा, ये चूंकि कांस्टेंट टर्म है। अब रह जाएगा अंदर में ये px के पावर n माइनस वन बाई एन, तो इसमें हम इस फॉर्मूला से उसको डिराइव करेंगे। तो ये जो पावर होगा वो साइड में आ जाएगा, तो यहाँ पर पावर इतना है, तो ये जो है साइड में आ जाएगा, n माइनस वन बाई एन आ गया बाहर, और इंटू पी एक्स के पावर, और जितना पावर रहता है यहाँ पे उसमें से एक घट जाती है, तो पी एक्स के पावर n माइनस वन बाई एन और माइनस वन। यहाँ से इस टर्म का इस तरह से डिफ्रेंसिएशन हम कर दिए। अब हम इस टर्म में आते हैं, तो इस टर्म में ये P2 जो है ये हमारा कांस्टेंट पार्ट है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो P2 के पावर n माइनस वन बाई एन ये बाहर आ जाएगा। इसके बाद जो है ये px है, तो px ये बाई के रूप में है, तो इस px को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये पावर टर्म जो है वो निगेटिव हो जाएगा, है ना। हम ऐसे भी लिखते हैं कि 1/x को अगर हम लोग x को ऊपर ले जाते हैं तो हम लोग इसको x के पावर माइनस वन लिखते हैं। तो उसी तरह हम px को भी ऊपर ले जाएंगे तो px के में इस पावर में जो है ये माइनस आ जाएगा, तो माइनस भी आ जाएगा तब भी जो है इसी इक्वेशन पे आएगा, तो जो भी पावर रहेगा वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस के रूप में ये पावर n माइनस वन बाई एन ये बाहर आ गया, और फिर px के पावर यहाँ पर पावर में माइनस ही है, तो माइनस n माइनस वन बाई एन और फिर माइनस वन। यहाँ पर चूंकि ये माइनस टर्म जो है ये पूरे के लिए है n माइनस वन बाई एन, तो इसको हम एक छोटा सा ब्रैकेट में भी इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। और फिर ये हमारा इस तरह से इसका भी डिफ्रेंसिएशन हो गया और इसको हम 0 के बराबर कर दिए। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो n माइनस वन बाई एन बाई पी वन के पावर n माइनस वन बाई एन इंटू पी एक्स, यहाँ पर पावर जो है इसके नीचे नहीं कुछ है, वन है, तो n एलसीएम आ जाएगा, तो n माइनस वन माइनस एन, इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये इतना आएगा। अब माइनस यहाँ पर देखो ये माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा, और n माइनस वन बाई एन ये P2 ये तो ऐसे ही रहेगा, P2 के पावर n माइनस वन बाई एन, है ना। और यहाँ पर px के पावर हो जाएगा यहाँ पर क्या चीज, तो ये माइनस इसके के लिए है ना, इसी के लिए n माइनस वन बाई एन के लिए ही ये माइनस है। तो यहाँ पर इसको हम ब्रेक करेंगे तो माइनस एन प्लस वन, है ना, अब बाई एन होगा, और फिर यहाँ माइनस एन है, यहाँ नहीं कुछ है नीचे तो वन हो जाएगा, तो इसका एलसीएम भी एन आ गया।
तो -n+1 -n, आई थिंक ये सबको सॉल्व करने आ ही रहा होगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर सॉल्व करके फिर ये 0 के बराबर कर दिए। फिर यहाँ पर क्या होगा, तो अब है क्या कि px, यहाँ पर n और n क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो -1 के पावर n हो गया, है ना। अब इसके बाद ये देखते हैं कि ये n-1/n और n-1/n ये दोनों टर्म में है, तो इसको कॉमन लेकर के और इधर कर देंगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना। दोनों में है, यहाँ पर मेन ब्रैकेट है, तो इसमें से दोनों टर्म में से n-1/n कॉमन ले लेंगे और कॉमन लेकर के उधर ले जाएंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा। तो बच क्या जाएगा यहाँ पर, px के पावर -1/n बच गया ये वाला, है ना, और बाय p1 के पावर n-1/n माइनस यहाँ पर p2 हो गया, ये तो चला ही जा चुका है, कॉमन होकर के 0 हो चुका है, तो ये वाला टर्म बच गया। और यहाँ पर इसको हम px जो है ये क्या हो जाएगा, -n -2n +1/n बराबर 0। इस तरह से यहाँ तक आ गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो px के पावर -1/n, p1 के पावर n-1/n, ये तो ऐसे ही रह गया ये टर्म। इस टर्म को हम लोग क्या करते हैं, इस टर्म को इस साइड ले जाते हैं, इक्वल टू के उस साइड, तो यहाँ इसका साइन माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो प्लस में ये p2 के पावर n-1/n इंटू px के पावर -2n +1/n, तो इस तरह से हम ये इस फॉर्म में आ गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, x वाला को एक तरफ कर लेंगे, px वाला जो टर्म, इस इधर भी px टर्म है, इधर भी px टर्म है, ये दोनों को एक साइड कर लेते हैं। तो px के पावर -1/n यहाँ है, और ये इधर गुना में है, इधर ये मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो बाई में चला जाएगा, px के पावर -2n +1/n बराबर हो गया ये p2 के पावर n-1/n, है ना। और ये टर्म जो है, ये टर्म ये इधर डिवाइड में है, इसको हम उधर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज, p2 के पावर n-1/n मल्टीप्लाई p1 के पावर n-1/n, है ना। तो अब जैसे कि ये दोनों का अगर बेस सेम है, तो पावर अगर बेस सेम रहने पर और इसके बीच में डिवाइड है तो पावर क्या होती है, घट जाती है, ऐसा हमारा मैथमेटिक्स कहता है। तो यहाँ पर बेस दोनों का px ही है और इसका पावर -1/n है और नीचे वाला का पावर -2n +1/n है, तो पावर क्या होगा, घट जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, तो px के पावर क्या हो जाएगा, -1/n माइनस, फिर माइनस ये वाला टर्म, है ना, -2n +1/n, और ये बराबर, यहाँ पर पावर सेम है तो बेस का क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, p1 p2 के होल पावर n-1/n, है ना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करेंगे, तो दोनों के बाई में n ही है तो n एलसीएम आ जाएगा, यहाँ पर -1 और ये माइनस इससे गुना हो जाएगा तो +2n, और ये माइनस इससे भी गुना हो जाएगा तो -1/n, और इधर फिर वैसे के वैसे ही p1 इंटू p2 के पावर n-1/n। इसको फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2n प्लस में है -1 और -1 -2 हो जाएगा, तो 2 फिर दोनों में आ गया, तो 2 को हम कॉमन ले लेंगे तो n-1/n, इस तरह से इसको सिंप्लीफाई किए तो हमें इतना आ गया, 2 कॉमन ले लिए n-1/n, और इस इधर जो है इस तरह से सेम चीज उतर जाएगा, है ना। अब हम क्या देख रहे हैं, LHS का और RHS का दोनों का में जो पावर का जो वैल्यू है, इधर भी n-1 और इधर भी n-1, है ना, लेकिन इसमें सिर्फ एक 2 लगा हुआ है, लेकिन जो वेरिएबल टर्म है n-1/n और n-1/n ये दोनों बगल क्या है, सेम है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इसका बेस भी जो है वो सेम हो जाएगा, तो px के पावर यहाँ पर ये 2 बच जाएगा ये, तो px के का स्क्वायर बराबर बच गया p1 इंटू p2,
तो इस तरह से पी एक्स बराबर क्या होगा, रूट अंडर P1/P2, है ना। तो इसी को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि Px/P1 बराबर P2/Px, है ना। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे गुना होगा, है ना, और ये इससे गुना होगा, तो फिर वही यही टर्म आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से फाइंड किए कि अगर हमारा वर्क इनपुट मिनिमम होगा जब हमारा इंटरमीडिएट प्रेशर जो है वो बराबर हो जाए अंडर रूट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ P1 एंड P2, यानी सक्शन एंड डिलीवरी प्रेशर का, या फिर सीधे कहें कि फॉर मिनिमम वर्क इनपुट प्रेशर रेशियो पर स्टेज। यहाँ हम क्या देख रहे हैं, Px से P1, ये फर्स्ट सिलेंडर में का कंप्रेशन रेशियो है, और ये हमारा क्या है, सेकेंड सिलेंडर यानी हाई प्रेशर सिलेंडर का प्रेशर रेशियो है। तो इसको हम इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हैं कि फॉर मिनिमम वर्क इनपुट प्रेशर रेशियो पर स्टेज इज इक्वल, यानी कि पहला स्टेज में जितना हमारा प्रेशर रेशियो है वो बराबर होना चाहिए सेकेंड स्टेज में। इसी तरह अगर 3 स्टेज रहेगा तो 30 बराबर होगा ये तीसरा स्टेज के, यानी P3/P2 के, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि मिनिमम वर्क इनपुट के लिए प्रेशर रेशियो पर स्टेज जो है वो बराबर होना चाहिए, तो हमें वर्क इनपुट जो है वो मिनिमम मिलेगा, है ना। जैसे कि हमको कह दिया कि मान लेते हैं कि सक्शन प्रेशर हमारा P1 जो है 1 बार है ना, 1 बार है, और कह देगा कि हमको डिलीवरी प्रेशर जो है वो हमको 16 बार चाहिए, ये हमें 16 बार चाहिए। तो अब बताओ कि इस केस में हमें अगर मिनिमम वर्क इनपुट लेना है तो इंटरमीडिएट प्रेशर कितना होना चाहिए, तो इंटरमीडिएट प्रेशर बराबर सीधे यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों को अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे, A1 इंटू 16, यानी कि ये आ जाएगा 4 बार, है ना। इसका मतलब ये हो गया कि पहला स्टेज जो है लो प्रेशर सिलेंडर में कंप्रेशन जो है 1 बार से 4 बार तक होना चाहिए, और फिर हाई प्रेशर सिलेंडर में जो है 4 बार से 16 बार होना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो जो कंप्रेशन वर्क इनपुट है वो हमारा मिनिमम लगेगा, है ना। तो अब लगेगा तो कितना लगेगा, अब यहाँ भी हमारा क्वेश्चन आता है कि हम तो निकाल लिए कंडीशन कि इंटरमीडिएट प्रेशर अगर इसके बराबर आता है तो हमें मिनिमम वर्क इनपुट लगेगा, लेकिन जो मिनिमम वर्क इनपुट लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे कि इस कंडीशन को, जो ये जो इक्वेशन है हम लोग का इक्वेशन 1, इसमें हम Px के वैल्यू को हम लोग रख देंगे। ऐसे ही मैथ में भी हम लोग निकालते हैं, तो जो Px का वैल्यू आया है यहाँ पर कंडीशन आया है, ये Px के वैल्यू को हम इसमें इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा n/n-1 P1 V1, यहाँ पर Px था तो Px के बदले रूट अंडर P1 P2/P1 के पावर n-1/n प्लस P2, यहाँ भी Px था तो यहाँ पर भी रूट अंडर P1 P2 दे करके और n-1/n-2। तो इस तरह से यहाँ से क्या हो गया कि यहाँ पर रूट P1 और नीचे P1 है, तो ये इसको हम लोग लिख ही सकते हैं P1 को कि रूट P1, है ना, और गुने रूट P1, ठीक है। दोनों गुना करेंगे तो P1 ही आ जाएगा, तो एगो रूट P1 एगो रूट P1 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट अंडर P2/P1, अब पूरे का रूट हो गया के पावर n-1/n। सिमिलरली यहाँ पर P2 भी है और यहाँ रूट P2 है, तो रूट P2 यहाँ कटेगा तो ऊपर में भी रूट अंडर आ जाएगा, है ना। तो पूरे का रूट हो जाएगा P2/P1 के पावर n-1/n -2। तो इस तरह से हम क्या देख रहे हैं कि ये दोनों सेम टर्म आ गया, तो दोनों जुट जाएगा, है ना। तो दोनों जुट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या चीज, 2 आ जाएगा, है ना। रूट मतलब ये 2 हो जाएगा और यहाँ भी 2 है तो 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 2n/n-1 P1 V1। अब P2/P1 यानी कि रूट अंडर को हटा देते हैं तो यहाँ पर पावर में कितना आ जाएगा 1/2, है ना। रूट को हटा देते हैं तो रूट के बदले
यहाँ पर जो एक्सपोनेंट होता है वो 1/2 हो जाएगा, इनटू इसका जो पावर है n-1/n-1। तो इस तरह से हमारा जो वर्क मिनिमम आउटपुट, मिनिमम इनपुट जो वर्क है उसकी वैल्यू कितना आ गया, तो 2n/n-1 P1 V1 है ना। यहाँ सिंबॉलिक रूप में P2 P1 है, ठीक है। तो सिंबल के रूप में याद नहीं रखना है हमें, यहाँ P2 क्या है, डिलीवरी प्रेशर है, तो इसीलिए हम इसको सिंबल PD दे देते हैं। और P1 जो है हमारा सबसे इनलेट सक्शन प्रेशर है, तो ये हमारा P1 हो की जगह PS दे दिए। तो PD/PS के पावर n-1 बाय ये 2 इंटू n-1, ये हमारा क्या आ गया, फॉर्मूला आ गया मिनिमम वर्क इनपुट। जब हम इंटरकूलिंग यूज करते हैं दो कंप्रेसर के बीच में, यानी दो स्टेज के बीच में इंटरकूलिंग यूज करते हैं, तो जो हमारा मिनिमम वर्क इनपुट होता है वो हमारा इतना होता है इस फॉर्मूला पे, है ना। तो दिस इज द मिनिमम वर्क इनपुट विथ परफेक्ट इंटरकूलिंग। हाँ, ये भी याद रखेंगे कि जो हमने कूलिंग यूज किया है वो परफेक्ट कूलिंग है, ठीक है। तो इस तरह से हमें मिनिमम वर्क आउटपुट दो स्टेज के लिए निकाले। सिमिलरली अगर 3 स्टेज रहेगा तो यहाँ पर जैसे एक स्टेज के लिए यहाँ पर सीधे n/n-1 था, दो स्टेज के लिए यहाँ पर 2n/n-1 है। सिमिलरली 3 स्टेज के लिए ये 3n/n-1 हो जाएगा। P1 V1 इस फर्स्ट स्टेज में भी वही है, दो स्टेज में भी वही है, और 3 स्टेज में भी वही रहेगा। फर्स्ट स्टेज में अगर सिंगल स्टेज था तो उसमें जो PD/PS के पावर सीधे n-1/n था। इसमें जो है अगर दो स्टेज कॉम्प्रेशन है तो ये हो जाएगा n-1/2n, और 3 स्टेज है तो n-1/3n, और इसी तरह -1 और -1। इसी तरह हमारा कोई x स्टेज रहेगा, है ना, मतलब बहुत सारा स्टेज रहेगा, तो जितना स्टेज रहेगा उसकी वैल्यू यहाँ पर और यहाँ पर रखेंगे, बस बाकी फॉर्मूला हमारा सेम ही रहता है। तो इस तरह से हम चाहे हमें 2 स्टेज का पूछे, 3 स्टेज का पूछे, 4 स्टेज का पूछे, या नंबर ऑफ स्टेज में पूछे, तो इस तरह के हम फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो गया। यहाँ पर x जो है, ये x जो है सोच कर रहा है नंबर ऑफ स्टेज, जितना नंबर ऑफ स्टेज रहेगा उतना x का वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह से हमें वर्क मिनिमम वर्क इनपुट जो है वो रेसिप्रोकेटिंग एयर कंप्रेशन, जो कि मल्टी स्टेज कंप्रेशन है विथ इंटरकूलिंग, हम यहाँ से इस फॉर्मूला की मदद से निकाल सकते हैं, है ना। आई थिंक कि ये सारा डेरिवेशन सबको क्लियर होगा, और ये डेरिवेशन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, और इससे बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन भी जनरेट होता है। तो इसको जो है ध्यान से सब लोग को पढ़ लेना है, क्लियर कर लेना है। थैंक यू।